गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने 3NF से जब हमारे ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो हमने 3NF से पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। और 3NF के बाद में हमने उससे आगे पढ़ते हुए थर्ड यूनिट को कंप्लीट किया, फिर फोर्थ की, और फिर हमने फिफ्थ यूनिट कंप्लीट की, ठीक है। तो अब जब तक आपके एग्ज़ाम्स का शेड्यूल नहीं आता है तब तक कुछ रिवीजन क्लासेस आपकी चलेंगी। तो उसमें हम सबसे पहले क्या है, जो थर्ड यूनिट में हमने 3NF से स्टार्ट किया था, तो एक बार 3NF तक भी हम पढ़ लेते हैं तो हमारा थर्ड यूनिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के हिसाब से। फिर हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा फास्ट ही सही लेकिन हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपके क्लास नोट्स ही हैं जो क्लास में पढ़ाए थे, इससे किसी स्टूडेंट के ही हैं तो आपको भी बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। आपकी कॉपीज़ में, नोट्स में भी आपने इसी से लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसको फटाफट देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन आपकी थर्ड यूनिट है, और नॉर्मलाइजेशन आपका क्या बोलता है, देखो, नॉर्मलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स टेबल स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपल टेबल स्ट्रक्चर्स बाय यूजिंग सर्टेन रूल्स। मतलब क्या है, हमारे पास में बहुत सारी टेबल्स होती हैं, टेबल्स बढ़ती जाती हैं, उनका किसी पर्टिकुलर एक टेबल का साइज़ जब बढ़ता जाता है तो साइज़ से इशू नहीं है। साइज़ मतलब अगर आप नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ाते जाएंगे तो दिक्कत आने लगती हैं कुछ, ठीक है। और वो दिक्कतें क्या होती हैं, या तो आपका डेटा रिडंडेंट होने लगता है, या आपका जो टेबल है उसमें, डेटाबेस में क्या है, इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। तो इस सब को रिमूव करने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो कुछ इसके मेरिट्स थे, कुछ डीमेरिट्स थे, ठीक है। देखो, इसमें डेटा इंटीग्रिटी एक टॉपिक लिखा हुआ है। इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, देयरफॉर मेकिंग द डेटाबेस मोर कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटेड वे में लेके चलता है इसको, ठीक है। नल वैल्यूज़ को ये रिमूव कर देता है, जो आपके टेबल में नल वैल्यूज़ होती हैं तो ये कोशिश करता है कि उनको ये रिमूव कर दे। तो कुछ रूल्स है हमने लिखे हैं गुड डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। ईच टेबल शुड हैव एन आइडेंटिफायर, मतलब हमने जो की के बारे में पढ़ा था, आज आपको जो असाइनमेंट दिया है वो असाइनमेंट भी कुछ कीज़ के बारे में और कुछ उनके बारे में है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो ईच टेबल शुड हैव एन आइडेंटिफायर, ठीक है। ईच टेबल शुड स्टोर डेटा इन अ सिंगल टाइप ऑफ एंटिटी, ये भी आपको बताया। तब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। कॉलम्स दैट एक्सेप्ट नल वैल्यूज शुड बी अवॉइडेड, द रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज कॉलम शुड बी अवॉइडेड। तो ये आपका रिडंडेंसी में आता है, ये भी हम इसको दूर रखते हैं। तो अभी देखिए, हमने जो थर्ड यूनिट पढ़ी थी वो थर्ड यूनिट हमारी प्रॉपर ये थी जब हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम जब पूरा पढ़ चुके हैं तो हमको ये समझने में आसानी भी हो जाएगी। जैसे 1NF, 2NF, 3NF, BCNF और ये फोर्थ फिफ्थ NF आपके काम की नहीं है, ये मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसीज के काम आती हैं। तो हमने BCNF तक पढ़ा था, राइट। अब देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर नॉर्मल फॉर्म और BCNF, ये सब हमने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो चार्ट हमने बनाया था, जब बनाया था तो आपको बोला था कि सिर्फ यहाँ बना लीजिए, तो इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो इसको आपको बताएंगे। तो अब इसमें देखो क्या है, सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब जिस पर सबसे ज़्यादा रूल्स अप्लाइड हैं, वो है आपकी BCNF। इसलिए ये देखो साइज़ में भी छोटी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसमें हमने सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ है, रूल्स लगा लगा के, ठीक है। फिर थोड़े से रूल को ढीला किया तो 3NF आया, फिर 2NF, फिर 1NF। मतलब ये आपका रेड जोन हो गया BCNF, फिर आपका ऑरेंज आया, फिर आपका ग्रीन आया, फिर उसके बाद चलता गया, ठीक है। तो ये सबसे है आपकी अननॉर्मलाइज रिलेशन, मतलब ये ऐसे ही स्कैटर्ड वे में डेटा पड़ा हुआ है, हमने उसको नॉर्मलाइज करते गए, तो और रूल्स लगाए, फिर और रूल्स लगाए, लास्ट में वो BCNF हमको मिल गया है, ठीक है। अब देखिए, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आप तक फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में नहीं सीखेंगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या बोलती थी, हमने बोला था कि एक टेबल है R, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, या कॉलम्स के नेम हैं अल्फ़ा बीटा, तो आप लिखते थे R अल्फ़ा टू बीटा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी होता था। अब ये कई तरह के होते थे, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता था, गिवन द रिलेशन ऑफ टेबल R, एट्रीब्यूट A इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट B, ईच वैल्यू ऑफ A इन R इज एसोसिएटेड विद प्रिसाइसली वन वैल्यू ऑफ B, राइट। मतलब यहाँ आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखी हुई है अल्फ़ा टू बीटा, ठीक है। अब देखिए आपने इसमें क्या किया, हमने f ऑफ अल्फ़ा पर बीटा की वैल्यू सर्च की है।
तो इसके कहने का मतलब ये है कि एक वैल्यू के लिए एक ही चीज़ आपको वो होनी चाहिए, ठीक है, प्रिसाइजली। जैसे अब देखिए, आपके पास ए पे 1 और ए पे वैल्यू क्या मिल रही है, बीटा की क्या सर्च हो रही है, 2 हो रही है। तो एट अ टाइम ए की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, तो ये आपका अलाउड नहीं है। हाँ, सी की वैल्यू 3 है, सही है, डी की वैल्यू 4 है, ठीक है, पर ए की वैल्यू कभी बोल रहे हो आप एक रिलेशन में 1 है, कभी बोल रहे हो 2 है, तो ये गलत है, ठीक है। अब जब दूसरा देखोगे, अब देखो यहाँ ए बी सी डी है, ए की वैल्यू, ए पे जब आप सर्च कर रहे हो अल्फा की वैल्यू को, जब आप ए पे सर्च कर रहे हो तो वो 1 आ रहा है, और बी पे सर्च कर रहे हो तो भी 1 आ रहा है। ये पॉसिबल है कि बी पे आप सर्च करोगे तो भी वो 1 मिल जाए बीटा की वैल्यू, और ए पे सर्च कर रहे हो तो भी 1 मिल जाए, दैट इज कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके ए की वैल्यू आपको 2 मिल जाए, मतलब ए की वैल्यू कहीं 1 मिल रही है और फिर नीचे जाके ए की वैल्यू 2 मिल रही है, तो वो आपको अलाउड नहीं है। तो मतलब एक आपका जो डेटा है उसके लिए एक ही मैप्ड वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने उसके बाद नीचे भी लिखा, अगर 1 आप किससे एफ फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई में अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं, हमको ए मिल रहा है, और फिर दोबारा हम उसको 1 रख रहे हैं, हमको बी मिल रहा है, तो ये गलत है। अगर ए ट्रू है तो हो सकता है, बी ट्रू हो तो फिर ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा। मतलब इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज में से कुछ तो गलत होगा, ठीक है। 2 पे अगर ए मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो यही हमने देखा था, एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये सब हम देख चुके थे, इसमें हमको कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर हमने देखा था कि डिपेंडेंसी जो हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक ट्रिवियल एक नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या हुई आपकी, ए बी टू ए, मतलब हमारे पास ए पहले से था, फिर हमने एक फंक्शनल डिपेंडेंसी करी जो हमको क्या ला के दे रही है वापस, ए, मतलब ये वैलिड तो है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब ये आपका पार्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड अल्फा, ये आपका पार्ट हो गया बीटा, तो बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा, बिल्कुल है। ए बी का सबसेट क्या है, ए, तो मतलब बीटा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा। अब इसका मतलब आप समझिए क्या है कि डिपेंडेंसी वैलिड तो है पर हमारे पास कोई यूज़ की नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ए बी में ए था और हमको वापस आपने ए सर्च करके दे दिया। नॉन ट्रिवियल क्या होती है, आप ए बी टी सी देखोगे तो आप देखो कि बी बीटा इज नॉट सबसेट ऑफ एल्फा, मतलब ये जो बीटा पार्ट है राइट हैंड साइड वाला, ये इसका सबसेट नहीं है। मतलब आपने जब ए बी से कुछ सर्च किया तो आपको एक नई कुछ वैल्यू मिली जो थी सी, ना कि ए और ना कि बी। तो इसका मतलब ये आपके काम की डिपेंडेंसी है, वैलिड भी है और काम की भी है, वैलिड दोनों ही हैं, लेकिन ये ट्रिवियल आपके काम की डिपेंडेंसी नहीं होती। कोशिश करो कि इसको हटा दो अपने सिस्टम में से, राइट। जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था ए बी सी डी ई का, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी नीचे दी गई हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि ये होल्ड करती हैं गुड की नहीं। तो ए टू बी सी हम चेक करेंगे। अब देखिए ए टू बी सी, मतलब ए की वैल्यू पर बी सी की वैल्यू क्या है, तो ए पे क्या है 2 3, और कहाँ है ए, यहाँ आपने सर्च किया, ए पे क्या वैल्यू है बी और सी की 2 3, यहाँ पर ए पे क्या है वैल्यू 2 3, इसका मतलब क्या है, और 2 पे क्या है ए 3, इसका मतलब ए की वैल्यू तो यूनिक है, चाहे वो कितनी बार भी आ रही है, लेकिन ए की वैल्यू यूनिक है, ये पक्की बात है, ठीक है। और वो ए वैल्यू क्या है 2 3, राइट। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है। फिर आपने डी टू सी लिखा, जब आप डी टू सी लिखोगे तो मतलब 4 5 पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है 3, 4 5 पे क्या मिल रही है 3, और फिर 6 5 पे आपको क्या मिल रही है 3, और 6 6 पे भी आपको 3 मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक वैल्यूज़ हैं। 5 और 4 के लिए हमेशा आपको 3 ही मिल रहा है, और 6 और 5 के लिए या फिर 6 और 6 के लिए भी आपको 3 मिल रहा है। तो आपका जो ये वाला पार्ट है ये रिपीट हो सकता है, लेकिन वैल्यूज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 4 और 5 पे यहाँ आपको 3 मिल रहा है तो 4 और 5 पे यहाँ आपको 4 मिल जाए, ये गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका होल्ड कर गया। लास्ट हम चेक कर लेते हैं सी टू डी ई, 3 पे क्या मिल रहा है 4 5, फिर 3 पे क्या मिल रहा है 4 5, फिर हमने 3 पे चेक किया तो हमको 6 5 मिल गया। इसका मतलब आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं है, तो ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपका एक बेसिक है आपका इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका कुछ क्लोजर सेट्स के बारे में आता है। क्लोजर सेट कैसे निकालते हैं, ये थ्योरी हम पहले देख चुके हैं, आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर देखेंगे। जैसे आर ए बी सी, ए टू बी बी टू सी, राइट। अगर आपको फंक्शनल, ये तो आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का एग्जांपल भी है, ए टू बी है और फिर बी टू सी है, इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप पढ़ लेना, इसका कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बात यह है कि आपका क्लोजर सेट्स क्या होते हैं। तो क्लोजर सेट्स क्या होते हैं, मान लीजिए आर ए बी सी है और आपको ए टू बी और बी टू सी दिया हुआ है। अब मैं आपसे बोलता हूँ ए और बी और सी क्लोजर सेट निकालिए आप इसके, तो मेरे पास में 3 एट्रीब्यूट हैं, ए है बी है और सी है।
तो तीनों का मैंने क्लोजर सेट निकाला, तो ए से हम क्या क्या फाइंड कर पा रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी, मतलब हम ए प्लस लिख के क्लोजर सेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और हमको ए बी सी मिल गया जो कि हमारा रिलेशन आर है, ये रहा ऊपर, तो ये क्लोजर सेट निकल गया। अब बी से क्या निकला हमारा, बी से हमको बी तो मिल ही रहा है और सी मिल रहा है, तो बी सी हो गया, और सी से हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ सी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्लोजर सेट्स निकालते हैं, ठीक है। इनके बेस पर हम फिर आगे और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये देखिए जो आपको करवाए थे, ये एग्जांपल्स क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स निकालने के हैं, ए टू बी, बी सी टू डी, ई ए जी। अब इसका मैंने आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पूरे रिलेशन का क्लोजर सेट निकालो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझको ए सी का क्लोजर सेट निकाल के बताओ। तो ए सी का निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले ए टू बी देखोगे, हाँ सर मेरे पास में ए सी से मेरे को क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा ए सी, और ए से मेरे को मिल गया बी, तो ए सी बी, और फिर उसके बाद में मैं देखूंगा कि बी सी जो मेरे को यहाँ मिल ही गया है, इस बी सी से मेरे को क्या मिल गया, डी ई, तो मुझको ए बी सी डी ई ये सब मिल गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी मेरे को नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरे पास में ए और ई अगर मिल गया तो जी मिलेगा। तो आप ही देखिए, ये शायद बच्चे ने गलत लिखा है किसी ने, ए बी सी डी ई और जी भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ए ई चाहिए था, ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड पर जी चाहिए था और जी हमारे पास में नहीं है, तो इस केस में ये आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपका क्लोजर सेट का एट्रीब्यूट क्या हो गया, ए सी बी डी ई। अगर ये जी यहाँ नहीं होता तो हमको ए और ई हमारे पास ऑलरेडी होते, तो जी भी हमको मिल जाता, तो अब भी ये केस में नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप एक क्लोजर सेट के एग्जाम्पल्स देख लेना, और फंक्शन डिपेंडेंसी का हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और मैंने इसका असाइनमेंट दिया है आपको फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करने का, तो आपको साथ देख लेना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।